फिजिक्स ग्रेड 12th फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 23 है और चैप्टर नंबर 23 इज अबाउट कॉस्मोलॉजी एंड हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर काफ़ी स्टफ़ है जो कि हमारे देखने के रिलेटेड है। अगर हम लोग सबसे पहले कॉस्मोलॉजी की बात करें तो कॉस्मोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले कॉस्मोलॉजी जो है वो एक एस्ट्रोनॉमी की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुई, यूनिवर्स बनी किस तरह से, यूनिवर्स का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। एवोल्यूशन कहते हैं कि ये जो कायनात है ना ये आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होती आ रही है। ठीक है, पहले ये एक पूरा आग का गोला था। ठीक है, और इसके अंदर कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, साइंस कहती है। फिर आराम आराम से ये ठंडा ही होनी शुरू हुई। इवन आवर अर्थ, राइट, ये जो अर्थ थी ये मोल्टन स्टफ था, इसके अंदर रहने के लिए कुछ भी नहीं था। और ये राम राम से ठंडी होती रही, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड तो फ्यूचर यूनिवर्स का क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी के अंदर पढ़ते होते हैं, कॉस्मोलॉजी के अंदर पढ़ते होते हैं। अगर हम लोग साइंटिस्ट की बात करें तो एडविन हबल थे, जिनके नाम का एक बड़ा मशहूर टेलीस्कोप भी है, हबल टेलीस्कोप। और इन्होंने डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम लोगों को तो यही बताया जाता है कि कायनात फैल रही है, बस फैलती रहेगी। लेटेस्ट जो बात आई है वो यही है कि कायनात फैल रही है, फैलती तो रहेगी, लेकिन लेटेस्ट बात कहती है कि जिस तरह से ये फैल रही है इसी तरह से ये सिकुड़ना भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, अकॉर्डिंग टू अभी तक के साइंटिस्ट जो है लेटेस्ट में, वो यही कहते हैं कि लाइक जितना टाइम अभी हुआ है इतना ही टाइम अभी बाकी भी है। उसके बाद ये कायनात दोबारा से सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, पूरी यूनिवर्स हमारी वापस से बैकवर्ड इनटू अ मेन एटम कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, एटम से स्टार्ट हुई, बिग बैंग हुआ तो एटम से स्टार्ट हुई, उसी तरह से वापस जो है हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू वट एवर इट वाज। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें अबाउट बिग बैंग की, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें कि बिग बैंग क्या था। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बिग बैंग के बारे में सुना होगा। तो बिग बैंग क्या है कि जो पूरी यूनिवर्स थी ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़े ही छोटे से, बड़ी टाइनी, बड़ी गर्म और बड़ी डेंस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और फिर ये एक्सपैंड होती गई है। एक्सपैंड हुई है, फटी नहीं है, एक्सप्लोड नहीं हुई, बल्कि एक्सपैंड हुई है और अभी तक एक्सपैंड हो रही है। जिस तरह से एक बैलून होता है, एक बैलून शुरू में क्या होता है, एक बड़ा छोटा होता है, उसमें हवा भरते हुए बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एक जो डॉट है आप उसको एक बैलून समझ लो और फिर वो फैलता गया। तो ये यूनिवर्स एक बैलून की तरह है, वो बहुत छोटे से स्टार्ट हुई है, फिर ये बड़ी होती गई और अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए हैं अभी तक इसको, और ये बड़ी होती रही। ठीक है, सो क्या ये एक एक्सप्लोजन था, क्या ये मतलब धमाका था? तो ये कोई भी नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था, ये एक्सपेंशन ऑफ स्पेस इटसेल्फ थी। यानी कि जो सारी स्पेस है, जितना भी इलाका है, ये सारा एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, और कोई चीज़ इससे बाहर नहीं थी। ठीक है, लाइक स्पेस जो है वो भी स्ट्रेच हुई है। तो अब बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अभी एक लेटेस्ट में बड़ा मशहूर एक टेलीस्कोप भेजा था, मेरा जहन से उसका नाम निकल गया। और वो बड़ी बड़ी इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है इनको भी, पास्ट की भी। वो ऐसे असल में होता है इस तरह, मैं आपको बताता हूँ कि अभी ना ये लाइट का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, लाइक लेट्स सपोज ये फोटोन अभी यहाँ पे है। ठीक है, ये फोटोन इतने ही टाइम बाद दोबारा यहाँ पे आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, लाइक इस्लाम भी कहता है ना कि अल्लाह ताला आपकी मूवी बना रहे हैं। ठीक है, और वो लाइक लाइक अल्लाह आपको हर टाइम देख रहा है। जस्ट आई एम लिंकिंग इट विद इस्लाम, नथिंग एल्स। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि वो क्या है, मूवी बन रही है। सो जो भी हम लोग काम अभी कर रहे हैं ना, वो मूवी किस तरह से बन रही है कि ये अभी जो अभी का जो फोटोन है, ठीक है, जो अभी का ये लाइट का पार्टिकल है वो यहाँ पे है। लेट्स सपोज ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, ये अगले साल ये पार्टिकल दोबारा यहाँ पे आएगा, या इतने टाइम पीरियड के बाद ये पार्टिकल दोबारा इधर ही आएगा। लाइक वो सेम मूवी एग्जिस्ट कर रही है। ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, होप यू कैन गेट इट, कि ये पार्टिकल दोबारा इसी जगह पे आएगा, कैप्चर होगा। ओह माय गॉड। तो ये एक चीज है कि लाइक इस तरह से ये मूवी बन रही है। सो वो अभी जो उन्होंने टेलीस्कोप भेजा है वो भी इस तरह से काम करता है कि वो पुरानी इमेजेस भेज रहा है गैलेक्सीज की, पास्ट में जा पा रहा है काइंड ऑफ।
ठीक है, और वो लाइक दूर दराज इलाकों में जो पहले गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें काफ़ी डिटेल है ऑब्वियसली इनकी, काफ़ी चीज़ें ये फीचर करते हैं, काफ़ी चीज़ें नासा वाले नहीं भी करते फीचर। इनकी अपनी रिसर्च चल रही होती है, वरना बदनामी भी हो जाती है ना, कोई मिशन अगर कंप्लीट ना हो पाए, या बहुत सी इनकी आपस में राइवलरीज भी होती हैं, और काफ़ी सीक्रेट्स रखते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को टाइम मिला नहीं मिला आपने, एक बहुत मशहूर बात आप लोगों को बताता हूँ। ये जो कोरोना आया है, ठीक है, ये लोग पाकिस्तानी तो वाकई कहते थे कि ये कि ड्रामा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को लगता था नहीं ये कोई ड्रामा नहीं है, इसमें लोग वाकई में फोत हुए हैं, वो तो वाकई हुए होंगे, बट ये बड़ा सीरियस सिचुएशन। अभी एक लेटेस्ट फाइल्स जो बहुत लीक हुई एप्स्टीन की फाइल्स, उसके अंदर इसका जिक्र आया है कि वो कह रहा है कि ये पैंडेमिक हमने कब स्टार्ट करना है, पैंडेमिक कब स्टार्ट होगा, ठीक है। वो लिटरल में ये फाइल्स में जो है ना ईमेल्स लीक हुई हैं आज से कितने साल पहले, वो कह रहा है कि पैंडेमिक कब स्टार्ट करना है हमने। और बड़ी बड़ी और ये वो सोशल मीडिया वाली खबरें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिटरल में ये जो इंडिया का एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, क्या नाम था उसका, वो इस तरह की वीडियोस बनाता रहता है एप्स्टीन फाइल्स पे, वो काफी रिसर्च करके ही बनाता है ऑब्वियसली, वो इस तरह की झूठ नहीं वो बात करता। लाइक कभी कोई इससे हो जाए तो हो जाए, वरना वो लाइक रिसर्च, इनकी प्रॉपर टीम होती है जो रिसर्च करी, उसने ये बात की है। पैंडेमिक कब स्टार्ट होगा, उसमें ये लिटरली वर्ड्स हैं। तो हर चीज के पीछे ना एक लॉजिक है। तो अभी की लॉजिक ये समझो, अब उसको छोड़ो। बिग बैंग जो है, उसमें वो ये कहता है कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ। लाइक वो कहता है कि पहले कुछ सेकंड्स में ही क्या हुआ कि जो एनर्जी थी और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो थे, ठीक है, आफ्टर सम सेकंड्स, और उसके कुछ सेकंड्स बाद एटम बन गए। ये एटम से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, लाइक एक एटम से स्टार्ट नहीं हुआ बिग बैंग। एटम भी बिग बैंग की पैदावार है, नोबडी टेल्स अस दिस थिंग। हम लोगों को लगता है कि एक एटम से बिग बैंग स्टार्ट हुआ, वो फैल गया, लाइक वो बाद की कहानी है भाई, ठीक है। अब जो बिल्कुल स्टार्ट में इट वाज जस्ट लाइक के आप लोग कह लो नथिंग से कुछ स्टार्ट हुआ। बड़ा ही छोटा सा पॉइंट था, बड़ा ही हॉट पॉइंट था, बड़ा ही डेंस पॉइंट था, और फिर ये एक्सपैंड हो गया, और ये एक्सपैंड हुआ है, फटा नहीं है। और सिंपली में अगर हम लोग देखें, कुछ टाइम बाद इसमें एटम्स बनना शुरू हुए, और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद स्टार्स बने, और फिर गैलेक्सीज बनी, और फिर बहुत ही बाद हमारी अर्थ बनी, और फिर लाइफ अपीयर हुई। ये जमीन जितनी भी थी, ये साइंटिस्ट कहते हैं हमारी अर्थ के रहने के काबिल नहीं थी उस टाइम पे। सो बिग बैंग जो है, वो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि इस यूनिवर्स को बनाया किसने और क्यों बनाया है। वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि यूनिवर्स किस तरह से फैली है, ठीक है। साइंटिस्ट का काम नहीं है अकीदों के रिलेटेड, लाइक साइंटिस्ट का ये काम नहीं होता कि वो लोग हमारे मजहब के ऊपर जाएं। वो लोग अपना काम करते हैं, उसके अंदर हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, एथियस्ट भी हैं, ठीक है। हर एक तरह की फील्ड के लोग हमारे पास साइंस में काम कर रहे होते हैं, और उनका ये काम नहीं होता कि वो चीज़ प्रूव करें। अब हम जैसे लोग या कोई इस्लामिस्ट लाइक पीपल जो है उसमें से चीज़ें अखज़ कर सकते हैं, बट साइंस का ये काम नहीं है कि ओहो दिस वाज रिटन देयर, सो ये बिल्कुल वैसे हुआ है, ठीक है। सो इस्लाम बाय द वे कनेक्ट्स मैनी थिंग्स, लाइक कि उसमें लिखा है कि ये ज़मीन रहने के काबिल नहीं थी, हमने इसको ठंडा किया, एंड लाइक दैट होल स्टफ इज देयर टू। सो खैर ये जो यूनिवर्स है, ये बड़े ही छोटे से, बड़े ही वेरी हॉट और डॉट से स्टार्ट हुई, फिर एक्सपैंड होने शुरू हो गई, और यही बिग बैंग की थ्योरी है पूरी। और बिग बैंग के अंदर यही हमारे पास जो इसका एविडेंस है वो हबल टेलीस्कोप, जिस तरह से मैंने बताया ना एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स किस तरह से हमें पता चल रहा है। ये बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, इस पे अरबों रुपए लगते हैं, अरबों भी बहुत कम बोल रहा हूँ, खरबों लगते हैं रुपया इस पे। एक पाकिस्तान के कोई 50 बजट मिला लो तो एक एक टेलीस्कोप पे इतना पैसा लगता होता है। ये बहुत महंगी साइंस है, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव साइंस कि आप स्पेस में ट्रैवल करो। ये आपका एक आईएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये खरबों में पैसा जाया होता है इस पे हमारा। जाया का वर्ड सॉरी, मैं यूज नहीं करना चाह रहा, बट मेनली ये है कि रिसर्च चल रही है ऑब्वियसली, और साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो हर चीज़ बनती है ना, मेडिसिन भी बनती हैं, और यहाँ तक काम पहुँचता है, और स्पेस को भी वो एक्सप्लोर करते हैं। सो इट्स देयर वर्क, एक्सप्लोरेशन इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये वो ऐसी गैसेस भी हैं जो कि ज़मीन पे आई, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी गैसेस भी थी जो कि अर्थ में से नहीं थी, ठीक है, और बाद में हमारे पास आके जो है हमारे पास टकराए हैं प्लैनेट्स इसके साथ, और जब वो टकराए हैं उसके बाद वो चीज़ें हमारे पास अर्थ में आई हैं।
ठीक है, ज़्यादातर अब इसमें कहा जाता है कि जो ओरिजिनली चीज़ें अर्थ में से नहीं थी, उसमें वाटर वेपर्स भी थे, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि जो आइस भी ज़मीन पे आई है, वो भी आइसी कॉमेट्स होते थे उस टाइम पे। जब वो कॉमेट्स आके ज़मीन से टकराए, तो वो पानी के मॉलिक्यूल ज़मीन पर लाए, और उन पानी उसके बाद जो है समुंदर बने ज़मीन पे। नाइट्रोजन गैस जो कि 78% बनती है हमारी टोटल एयर की, वो भी कहते हैं वोल्केनिक गैसेज़ हैं। कुछ नाइट्रोजन वोल्केनिक से आई है, लेकिन ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स जो आगे टकराते रहे उनसे। कार्बन डाइऑक्साइड भी वोल्केनोस से भी आती रही है, स्पेस रॉक से भी आती रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी गैसेस हैं, ठीक है, जो कि अर्थ की नहीं है। तीन मेनली, यानी कि पानी तो बिल्कुल ही कहा जाता है कि वो आया ही बाहर से है, और नाइट्रोजन जो है वो कहा जाता है पार्शली, कार्बन डाइऑक्साइड भी पार्शली बाहर से आई है। सो इट्स अ होल साइंस, और इसको ये लोग स्टडी करते हैं, और करना चाहिए भी। दे शुड स्टडी द स्टफ, ताकि पता चले कि व्हाट इज दिस होल लाइफ एंड हाउ इज इट गोइंग। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, सो अगर हम लोग बात करें इसमें थोड़ी सी। अच्छा, सो आगे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट, ये तो अबाउट बिग बैंग थ्योरी था कि हमारे पास जो है यूनिवर्स एक्सपैंड हुई है, उसमें 13.8 बिलियन ईयर्स लग गए, और बड़ी हॉट पॉइंट, बड़ी डेंस पॉइंट से स्टार्ट हुई और फिर ये जाती रही। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि ये एक ऐसा आइडियल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये असल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो कि जितनी भी रेडिएशन हमारे पास आती है उन सबको अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि ये ऐसी सरफेस है जो सबको अब्जॉर्ब कर रही है, किसी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। शीशा होता है ना, लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, मिनिमल सी भी रिफ्लेक्शन होती ही होती है। लेकिन ये ऐसी ब्लैक बॉडी है, जो कि ब्लैक बॉडी ऐसी को कहते हैं, एक आइडियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो कि हमारे लाइट को इमिट 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 बोल क्यों, रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। इमिट ये करता है, लाइक मैक्सिमम जितनी भी इसकी रेडिएशन हो सकती है ये उनको पॉसिबली इमिट कर सकता है, बट रिफ्लेक्ट करने में ये अच्छा नहीं होता। तो जो असल स्टार्स हैं, रियल स्टार्स, वो ब्लैक बॉडीज की तौर पे बिहेव करते होते हैं, उनको ब्लैक बॉडी कहते हैं, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। यानी कि लाइट अगर आके उनके साथ टकरा भी गई है तो वापस नहीं जाएगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हो सकती है? जब एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, तो वो हर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है, ठीक है। आराम छोटा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दिया तो उस पर वो रेड तरह से ग्लो होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया येलो हो जाएगा, बहुत ही अनेवा टेम्परेचर दिया पड़ा है तो व्हाइट या ब्लू हो जाएगा। तो इसके पीछे मैक्स प्लैंक थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्वांटम थ्योरी के जरिए। ये भी एक बड़ी मशहूर थ्योरी है। अच्छा, मेनली जो आप लोगों का टॉपिक है वो वीन्स का डिस्प्लेसमेंट का लॉ है। इसके पीछे विलियम वीन थे, और इन्होंने फार्मूला दिया था लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू बी। लैम्डा मैक्स क्या, वेवलेंथ जहाँ पर रेडिएशन आपकी मैक्सिमम होगी। लैम्डा मतलब हमारे पास वेवलेंथ, और मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। टेम्परेचर आपके पास केल्विन में होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट है, और बी आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, विच विल बी इन मिली केल्विन्स, ठीक है। एंड इट इज 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मिली केल्विन्स। अब ये कहता है क्या, वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कहता है कि जो पीक पे जा रही है ना, यानी कि पीक की वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है, वो कम हो रही है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लूअर हो रहा है, ठीक है। ये कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पीक की वेवलेंथ कम होती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लूअर हो रहा है। अगर वो कहता है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो फिर क्या होगा? वो कहता है अगर टेम्परेचर कम होता है तो पीक की वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि लैम्डा मैक्स बढ़ता है, और साथ में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेडर हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल है, कहता है सन। कहता है सन का जो टेम्परेचर है सरफेस के ऊपर उसकी, वो 5800 केल्विन है। तो कहता है उसकी अगर हम लोग लेमडा मैक्स निकालें, तो हम लोग वो जो वैल्यू दी गई है हमारे पास लेमडा मैक्स निकालने के लिए, उसके अंदर हमारे पास दिया गया है लेमडा मैक्स अगर खाली आपको चाहिए, तो ये टी जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा ना बी के, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, बी अपॉन टी हो जाएगा। सो बी की वैल्यू तो कांस्टेंट थी, विच वाज 2.9 इंटू 10 की पावर -3, और टेम्परेचर जो सन का वो 5800 अभी हमने देखा, तो लेमडा मैक्स विल बी 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स, बिकॉज इस लेमडा। तो वो कहता है इसलिए ग्रीनिश सी येलोइश सी लाइट है, और इसलिए सन येलोइश है क्योंकि वो इस कैटेगरी में आ रहा है, इस वेवलेंथ के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर ये टेम्परेचर येलोइश टाइप होता है।
5 × 10⁻⁷ मीटर्स पे। यहाँ तक कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ आई सो यू कैन आस्क मी। नो सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, रिदा आपको भी आ गई समझ? जी सर। ओके ओके ओके, so then we have something more, luminosity and radiant flux। luminosity क्या होती है कि हर सेकंड टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड बाय अ स्टार, यानी कि पर सेकंड, हर सेकंड में कितनी एनर्जी एक स्टार रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, इमिट मतलब निकाल रहा है। अब ये एनर्जी है तो वो वाट में होती है एनर्जी, राइट। और ये इंट्रिंसिक ब्राइटनेस है। इंट्रिंसिक ब्राइटनेस कहते हैं असल में मतलब वो जो रोशनी इमिट कर रहा है, लाइक रियल ब्राइटनेस जिसको आप लोग कह सकते हो, उसको हम लोग ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। इसको वर्ल्ड के ऊपर बड़ा फोकस करना है, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेडियंट फ्लक्स जो है वो नेक्स्ट टर्म है, और इसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि वो तो निकाल रहा है इतनी, वो तो ल्यूमिनोसिटी है, उसने निकाल दिया, लेकिन उसकी ये ब्राइटनेस जमीन पे कितनी आ रही है, वो हमारे पास कहलाती है रेडियंट फ्लक्स या इंटेंसिटी। कि वो ब्राइटनेस तो चलो निकाल रहा है, वो तो बस ठीक है, वो ल्यूमिनोसिटी या वो तो कुछ स्पेस में कुछ आगे पीछे जो भी होना हुआ कुछ चली गई, असल में वो उतनी निकाल रहा था। प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके अपने, लेकिन जमीन पे जो पहुंच रही है उसको हम लोग रेडियंट फ्लक्स या इंटेंसिटी कहते हैं। वो ब्राइटनेस जो कि अर्थ पे रिसीव हो रही है, और उसका हमारे पास फार्मूला होता है आई से इंटेंसिटी ये रेडियंट फ्लक्स इज इक्वल टू एल। एल क्या है? ल्यूमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4 पाई डी का स्क्वायर, ठीक है। डी क्या डिस्टेंस है, और 4 पाई डी स्क्वायर असल में जो वैल्यू वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इमेजिनरी स्फीयर अराउंड स्टार्स। यानी कि हम लोग कहते हैं कि उस स्टार के गिर्द एक सरफेस एरिया है जिसको हम लोग 4 पाई डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब वो स्फीयर में क्यों है, वो बता रहा है कि जो है वो लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है ऑब्वियसली, इसलिए वो स्फीयर टाइप में हम लोग उसको देखते होते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। कहता है कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, ये वाला डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, लाइक इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फिर इंटेंसिटी ने खाक, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ सकती है जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो इंटेंसिटी 1/4 रह जाती है, लाइक सो लेस हो जाती है 1/4। देन वी हैव स्टैंडर्ड कैंडल्स। स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इल्यूमिनोसिटी हमें पता हो, ठीक है। यानी कि हमें पता है इसकी इल्यूमिनोसिटी ये है, ये इतनी जो है ना पर सेकंड में रोशनी निकालता है, इतनी इमिट करता है ये रेडिएशन स्टफ, उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड कैंडल कहते हैं। स्टैंडर्ड मतलब कि कैंडल, जैसे आप लोग एक कैंडल ले लो, आपको पता है ये इतनी रोशनी दे रही है, इसको इस तरह से याद रख सकते हो। इसमें सी फाइट की वेरिएबल है और टाइप प्लस सुपरनोवा है, इनकी हम लोगों को लिमिनोसिटी पता होती है, और हम लोग इसकी उसी की मदद से हम लोग इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। शिदत यानी कि ज़मीन तक कितनी पहुंच रही है वो मालूम कर सकते हैं। सो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है, सो आप लोग डी निकाल सकते हो उसी से जो आप लोगों को ऊपर गिवन था। आप लोग 4 पाई वाली जो वैल्यू थी वो बाकी में स्क्वायर रूट लग जाएगा डी के ऊपर, आई थिंक स्क्वायर था या देखिएगा या। तो अगर आपको खाली डी की वैल्यू चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप आई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू 4 पाई टी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू एल, और ये चीज़ यहीं पर आएगी इज इक्वल टू 4 अपॉन, ये तीनों चीजें नीचे आ जाएंगी, 4 पाई टी। अब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो एल विथ 4 पाई टी आ जाए, ठीक है। और वो टेम्परेचर की जगह पे यहाँ पे इंटेंसिटी है, सो गो फॉर इट, इंटेंसिटी यहाँ पे आएगी इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर। सो आपने डिस्टेंस निकालना तो निकाल लिया। अच्छा जी, अब आप स्टार्स का रेडियस निकालना चाहते हो, उसके लिए एक स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ है, बड़ा मशहूर है, और उन्होंने ये दिया था जोसेफ स्टीफन ने। बाद में इसको लुडविग बोल्ट्जमैन ने भी काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और ये है हमारे पास 4 पाई r स्क्वेयर इंटू सिग्मा, इसको पढ़ लो जो दिल करता है, या T4। अच्छा, अब क्या है एल, वही हम लोग एल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लुमिनोसिटी है। आर जो है वो स्टार का रेडियस है, रेडियस कहते हैं दरमियान से लेकर कोई भी लाइन लगा वो रेडियस है। और ये स्टीफन का कांस्टेंट है, इसको सिग्मा के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज 5.67 × 10⁻⁸।
और ये हमारे पास टेम्परेचर है जो कि केल्विन में है, और ये 4 पाई r² हमें ऑलरेडी पता है, ये सरफेस एरिया स्टार का, यानी कि स्टार का जितना सरफेस एरिया है वो हमारे पास 4 पाई r² से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें कहता है कि अगर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ब्रो नॉट द लेंथ वी आर टॉकिंग, वो उसके बारे में पहले बात की है डिस्टेंस की। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कहता है ल्यूमिनोसिटी इंक्रीज हो जाएगी काफी ज्यादा, ठीक है। तो T4 है ना, सो टेम्परेचर के ऊपर 4 पावर लगी बड़ी, तो अच्छा भला मतलब स्ट्रांगली इफेक्ट पड़ेगा। Then we have spectra of light, और मुख्तलिफ स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट्स होते हैं, यानी कि लाइट जो स्पेक्ट्रम्स बनाती है, जो पैटर्न्स बनाती है, उसको हम लोग लाइट्स के स्पेक्ट्रा कहते हैं। पहला होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी कि जो प्रॉपरली सब स्टफ बनाया जाता है, जो पूरी एक रेनबो बनती है, जो कि हमारे पास बड़े ही हॉट किस्म के डेंस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, स्टार्स टाइप बनाते हैं जिस तरह से, वो हमारे पास एक रेनबो। इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम होता है यानी कि हमारे पास ब्राइट लाइट्स आ रही हो डार्क बैकग्राउंड पे, डार्क बैकग्राउंड इसकी वजह अगर बहुत हमारे पास ब्राइट कलर की लाइट्स आ जाए, और इसको हॉट गैस जो होती है उसकी वजह से ये बनता है इमिशन का स्पेक्ट्रम। और हर एक एलिमेंट के लिए एक बड़ी यूनिक किस्म की लाइन हो सकती है इसके ऊपर, एक काले से ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। फिर एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि जो आपके पास डार्क डार्क लाइट्स अगर रेनबो के अंदर भी आ जाए, और ये कब होता है जब आपके पास कोई ठंडी गैस है जिसको कूल गैस कहते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम है, वो अगर हमारे पास सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है, ज्यादा वो किसी वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब कर लेगी किसी खास वेवलेंथ को, तो वो वाली जगह डार्क हो जाती होती है, ठीक है। वो ज्यादा गहराई में चली जाती है क्योंकि उसने वो हर एक कलर के लिए ना अपनी वेवलेंथ होती है, रेड की अपनी वेवलेंथ है, ग्रीन की अपनी है, ब्लू की अपनी है, सारे रंगों की अपनी वेवलेंथ है। तो अगर किसी ने ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली है तो उससे क्या होगा, हमारे पास डार्क लाइन्स आ जाएंगी। तो डार्क लाइंस जो है सन्स के स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर ने जो है ना उसके अंदर उसको पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। देन वी हैव सम मोर स्टफ्स। अच्छा, ये अब आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर रंग नहीं दिख रहे सैडली, वरना मैं आपको समझा पाता सही से, लेकिन ये बेरंगी किताब है मेरे पास, इसमें रंग होंगे, आई थिंक सो, होने तो चाहिए। बट खैर बस आपने इसमें यही बात याद रखनी है कि हर एक की एक टेम्परेचर के ऊपर एक एक मैक्स वेवलेंथ जाती होती है, लैम्डा मैक्स हर टेम्परेचर के ऊपर अलग होती है। 3000 केल्विन की अपनी है, 4000 केल्विन की अपनी है, 5000 पे अपनी है, 6000 पे अपनी होगी, ठीक है, बट नथिंग एल्स इन इज इन इट। अच्छा, देन वी हैव one more thing, if we talk about it, spectra of light, yeah। अच्छा, एक और ये आखिरी पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रा फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब ये जो एब्जॉर्प्शन लाइंस है, यानी कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन लाइंस किसी जगह पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही हैं, इनको एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है कि हमें टेम्परेचर पता चल सकता है, या ये पता चल सकता है कि ये खास स्टार या खास गैलेक्सी किस तरह से बिहेव कर रही है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है, या ये जो स्टार की मूवमेंट है, मोशन है, वो किस तरह से हो रही है। तो ये सारी जो है ना चीजें इसमें आ सकती हैं, यानी कि ये चीजें हम लोग जस्ट लाइक समझ सकते हैं इन सबसे। देन वी हैव रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट, ये डॉपलर का एक इफेक्ट कहलाता है लाइट के लिए। ये कहता है कि अगर आपके पास जो लाइट की सोर्स है वो दूर जा रही है, ठीक है, अगर सोर्स दूर जा रही है उसकी वजह से वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और जो शिफ्ट होता है वो रेड होता है, रेड शिफ्ट कहलाता है। और अगर वो कहता है कि ये जो सोर्स है ये करीब आ गई है, उससे वेवलेंथ कम हो जाती है, और इस शिफ्ट को हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते होते हैं। तो ये लाइक डिफरेंट दो शिफ्ट्स हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। और इसका फार्मूला भी होता है, रेड शिफ्ट का फार्मूला है जो कि है लेमडा एब्जॉर्ब माइनस लेमडा रेस्ट डिवाइडेड बाई लेमडा रेस्ट। सो हमारे पास जी जो है वो रेड शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लेमडा एब्जॉर्ब के यानी कि जो वेवलेंथ हम लोग देख सकते हैं, और लेमडा रेस्ट यानी कि जो असल में उसकी वेवलेंथ कितनी थी, ये वाली तो वो जो हम देख सकते हैं, देन लेमडा रेस्ट सेम वही एक्चुअल वेवलेंथ है। अगर जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगी तो रेड शिफ्ट होगा, अगर जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हुई तो, अगर जी की वैल्यू लेस देन जीरो हुई तो ये ब्लू शिफ्ट कहलाएगा। देन वी हैव रेड शिफ्ट एंड स्पीड, और छोटी स्पीडों के लिए जो है हम लोग v इज इक्वल टू जेड सी लिखते हैं,
यानी कि वेलोसिटी इक्वल होती है, स्पीड इक्वल होती है किसके, रेड शिफ्ट के, z एंड इनटू स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। अब एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, हबल्स की डिस्कवरी थी, एडवन हबल ने उसने देखा था कि v इज इक्वल टू एच नॉट डी होता है। ये क्या है, ये हबल्स का एक बड़ा मशहूर कानून है जो कि कहता है कि v क्या है, इसमें स्पीड जिसके लिहाज से वो कोई भी गैलेक्सी मूव कर रही है, दूर जा रही है, ठीक है, गैलेक्सी ना दूर जा रही है, ऑब्वियसली यूनिवर्स फैल रही है तो, और ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये एच नॉट एक हबल का दोबारा से कांस्टेंट। अब इससे मुराद क्या है, इससे वो कहना ये चाहता है कि जितनी दूर एक गैलेक्सी है ना, और उतना तेजी से वो मूव कर रही है, ठीक है, लाइक अ फार्दर अ गैलेक्सी, जितना दूर एक गैलेक्सी जाती जा रही है उतनी तेजी से वो और ज्यादा मूव करती जा रही है, और ज्यादा, मतलब बस एंड पे जा रही है। तो इस पे बैलून की एक एनालॉजी है, वो कहता है कि जब बैलून फैलना शुरू होता है, देखो अब आपने क्या किया, एक छोटा सा बैलून लिया, उसके बाद आपने छोटे छोटे सुराख लगा दिए, ठीक है, अब आपने इस बैलून को जैसे फुलाते जाओगे फुलाते जाओगे फुलाते जाओगे, लाइक यू विल बी पुटिंग द एयर इन इट, राइट, तो ये छोटे छोटे डॉट्स उतने दूर होते जाएंगे। ये वैसे मैंने किया हुआ है। सो इसी तरह से वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है इसको। तो ये सारे फार्मूलाज थे जिसमें हमने वीन्स का लॉ देखा, इंटेंसिटी देखा, स्टीफन का लॉ देखा, रेड शिफ्ट होता है क्या है, हबल का लॉ क्या है। सो ये वो चीज़ें थी जो कि हमने एक क्या कहते हैं उसको, समझने की कोशिश की है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो यही बता रहा है कि जितना एक यूनिवर्स दूर जाती जा रही है उतना काम तमाम होता जा रहा है। देन वी हैव वन थिंग मोर, जो कि इन द नेक्स्ट पीडीएफ है ये, इसको समझा देता हूँ मैं ताकि ये चैप्टर आज हम एंड कर दें। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हबल लॉ एंड द बिग बैंग थ्योरी। ओके, ठीक है। ओके ओके, तो खैर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन आपने इतनी गहराई में नहीं जाना। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा खाली वही इसमें देखनी है। इन नोट्स में थोड़ी सी एक चीज़ ज़्यादा लिखी होगी, बस सिंपली आपकी बुक में एच नॉट डी दिया गया, उसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अक्सर जो है हम लोग डेरिवेशंस करवा देते होते हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाती है कि वो आ जाए ग्रेड 12 में, और इतना कभी खास देखा नहीं गया। तो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई विल बी देयर। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है ना वो स्टफ ही है, ये लाइक इम्पोर्टेंट स्टफ ही। यहाँ तक तो अभी कुछ ऐसा नहीं था जो कि जैसे कहते हैं ना वो आउट ऑफ द सिलेबस हो कुछ भी, या कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेन्ड हो, बस अभी तक तो ऐसा ही सब सब था जो कि सब ऑलरेडी इज देयर इक्वली। ठीक है। अच्छा, एज ऑफ द यूनिवर्स का ये मैं मतलब कि जो कायनात की हमने बात की थी, जब मैंने शुरू में बताने की कोशिश की थी, कायनात बनी हुए ऑलमोस्ट 13.8 ईयर्स हो गए। तो ये किस तरह से हम लोग एज ऑफ यूनिवर्स को कैलकुलेट करें। सो हमने बात की थी कि बिग बैंग के बाद ऑलमोस्ट यूनिवर्स की एज ऑफ 13.8 ईयर्स है, और ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थी इसको एडवन बबल हबल ने डिस्कवर किया था। इसको हबल्स का लॉ हमने बताया, v इज इक्वल टू एच नॉट डी, और हमने ये सारा समझा कि v क्या है, स्पीड है, d डिस्टेंस है, एच नॉट हबल का कांस्टेंट है, और वो हमें ये बताना चाह रहा है कि कितना फास्ट यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, यानी कि ये
70 किलोमीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट हमारी यूनिवर्स फैल रही है. That's an awesome number, right? So you just don't need to focus on anything here. ये हमारी derivation है. You just need to look here. T naught is equal to 1 upon h naught, क्योंकि बुक ने भी बस सिंपल क्लास किया है इसको ये लिख के. तो t naught is equal to 1 upon h naught क्या है? वो ये कह रहा है कि अगर तो हमें एक्सपेंशन का रेट पता है कि कितनी एक्सपेंड कर रही है, तो हम लोग ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि कब तक ये एक्सपेंशन होती रहेगी. समझ आ रही बात की? लाइक वो कह रहा है कि अगर हम लोगों को ये पता है कि ये एक्सपेंशन का रेट है 70 समथिंग, लाइक ये भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को, 70 किलोमीटर पर सेकंड समथिंग. सो अगर तो हमें ये रेट पता है, सो इससे मुराद ये है कि फिर हम लोगों को ये भी पता है कि ये कब तक एक्सपेंशन चलती रहेगी. ठीक है, और ये एक अप्रोक्सीमेट एज देती है यूनिवर्स की कि यार इतना है. ठीक है, तो 70 किलोमीटर पर सेकंड और इसके बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है. बस सिंपली आप लोगों को यही चीज़ पता होनी चाहिए. और दैट्स व्हाट इट वाज. और ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स, क्योंकि यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रही थी वो एक कांस्टेंट रेट से नहीं हो रही थी. और जो ग्रेविटी है वो उसने स्लो किया था इसके एक्सपेंशन को. और जो डार्क एनर्जी है उसकी जो एक्सपेंशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से हुई थी, वो काफ़ी एक्सेलरेट हुई थी. सो ज़्यादातर जो जो हम लोग इसकी ज़बरदस्त तरह की एज फाउंड कर सकते हैं यूजिंग आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वगैरह से किया जा सकता है. बट अभी तक जो है वो मोर कॉमन जिसे कह मोर स्टफ समझ लो वो यही है कि जो 13.8 बिलियन ईयर्स वाली जो मॉडर्न एज उसकी आज तक बताई गई है अभी तक की वो 13.8 बिलियन ईयर्स है. मतलब इस कायनात को बने हुए 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं. दैट्स जस्ट अ ह्यूज नंबर. हमारी एज तो 100 साल भी नहीं होने लगी. Awesome. So there are many plants even which are like elder than us and will be, and even elders than our great forefathers. So that's how it works. You guys can ask any question now. Any sort of question you can ask. हाँ जी रिदा और दरिश. सर सब कुछ क्लियर है. सब कुछ क्लियर है. ओके. और आपको जरिश? जी सर क्लियर है. ठीक हो गया. दैट्स वेरी गुड. सो ये चैप्टर हमारे पास आई थिंक सो एंड हो ही गया, राइट? और इसके जो फार्मूलाज हैं वो आखिर में वही फार्मूलाज हैं जो हमने देखे हैं. इसके अलावा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है. Then we will be looking forwards towards Earth climate, blah blah blah. So that's what it was for today. बाकी